हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर रेस्ट ऑफ द C++ टॉपिक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा C++ बेसिक्स के बारे में, हाउ वी कैन टेक द इनपुट, आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, लूप्स के बारे में एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स को हमने इन डेप्थ जाना। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो खत्म कर ले, आफ्टर दैट स्टार्ट दिस वीडियो। बिना किसी समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। After operators, we are going to start arrays, pointers and references. So देखते हैं कि array होता क्या है, pointer किसे कहते हैं and what do we mean by differences. Array को अगर by definition देखना चाहे तो array is a collection of elements of the same data type sorted in contiguous memory locations accessed via indexed starting from 0. So in short अगर बात करें तो array एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो कि सेम डेटा टाइप के होते हैं, और जो मेमोरी एलोकेशन ऑफ द एरे जो होता है वो कंटिन्यूअस मैनर में होता है। लाइक अगर बात करते हैं कि एरे का साइज 5 है एंड ईच ऑफ द डेटा टाइप इज टेकिंग 1 बाइट, सो 5 बाइट जो एलोकेट होगा हमारे मेमोरी में वो कंटिन्यूअस मैनर में एलोकेट होगा। सो दैट इज व्हाट एरे मीन्स। पॉइंटर्स की बात करते हैं तो पॉइंटर एक अपने आप में एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का। इसको इन डेप्थ में देखेंगे पॉइंटर्स के बारे में। वी विल यूज इट व्हाइल लर्निंग अबाउट क्लास एंड स्ट्रक्ट कि कैसे पॉइंटर के साथ हम लोग डील कर सकते हैं। अगर रेफरेंसेस की बात करें तो रेफरेंस को आप इस तरीके से मान सकते हो कि एक अनदर नेम फॉर द एग्जिस्टिंग वेरिएबल। लाइक सपोज करते हैं कि माई नेम इज अंसर्स, बट मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स मेरे डिफरेंट नाम से जान सकते हैं। कोई अमित बोल सकता है, कोई अंसद बोल सकता है, कोई दूसरे नाम से भी बोल सकता है। तो रेफरेंसेस का बोल सकते हैं कि इट इज़ एग्जैक्टली द सेम कंटेंट बट नाम इसके डिफरेंट है। अभी जब हम लोग फंक्शन कवर करेंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय पासिंग ए पैरामीटर बाय रेफरेंस और पासिंग ए पैरामीटर बाय वैल्यू, दोनों में एग्जैक्टली अंतर क्या होता है। सो हमारा अगला टॉपिक है फंक्शन इन C++। सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन इन C++। सो बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय अ फंक्शन। फंक्शन एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं C++ से कंस्टेंट है। फंक्शंस, मेथड्स एंड डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फंक्शंस इन C++ आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सो बेसिकली यू डिफाइन ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। सो ऐसा कोई कोड जिसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हो, बार बार यूज करना चाहते हो, इन दैट केस हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोड बहुत बड़ा हो चुका है, उसको ग्रैनुलर लेवल पे तोड़ने में, मतलब छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के हम अचीव कर सके अपने सॉल्यूशंस को, तो उसके लिए भी हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। तो फंक्शन का बेसिक यूज है टू मेक रीयूजेबल ब्लॉक, मेक कोड मोर रीडेबल। आगे देखते हैं कि फंक्शंस के ओवरऑल सिग्नेचर के बारे में या सिंटेक्स के बारे में कि फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। सो ओवरऑल सिग्नेचर ऑफ ए फंक्शन कंटेन्स, पहला चीज़ कंटेन करता है एक रिटर्न टाइप। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होगा। सो रिटर्न टाइप कैन एनी ऑफ द डेटा टाइप, सब वाइड हो सकता है, इंटीजर, और इवन दो कि रिटर्न टाइप हमारा कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लाइक कोई अगर हमने क्लास या स्ट्रक्ट डिफाइन किया है वो भी एक फंक्शन का रिटर्न टाइप हो सकता है। सो सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन फर्स्ट कंटेन्स रिटर्न टाइप, दूसरा कंटेन करता है कि फंक्शन का नाम क्या होगा। तो व्हाट डू यू वांट टू नेम अ फंक्शन, दैट विल बी द सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग इज पैरामीटर। पैरामीटर इज द वैल्यूज दैट यू वांट टू पास इन द फंक्शन। सो कोई भी फंक्शन होगा, ये हो सकता है कि आप उसमें कुछ वैल्यू जहाँ से उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, जिस लाइन ऑफ कोड से उसको कॉल करना चाहते हो, आप कुछ वैल्यू पास करना चाहते हो और उस वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। लाइक सपोज करते हैं एक ऐड फंक्शन है। सो एक ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, एज्यूमिंग दैट इट विल ऐड द 2 इंटीजर्स। सो द रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर, नेम ऑफ द फंक्शन विल बी ऐड,
एंड पैरामीटर विल बी इंट x कॉमा इंट y, मतलब कि दो इंटीजर वैल्यू हम पास करेंगे इसमें, और फंक्शन के अंदर में अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो लॉजिक परफॉर्म होगा एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट लाइन ऑफ द फंक्शन अगर कोई रिटर्न टाइप है, अगर वाइड नहीं है, अगर कोई रिटर्न टाइप है तो बी रिटर्न दैट फंक्शन। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा फंक्शन होता क्या है। सो टाइप ऑफ द फंक्शन इज क्लासिफाइड एज कि अगर आप ये यूजर डिफाइन कर रहा है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है, कोई लाइब्रेरी के थ्रू आ सकता है, कोई पैकेज के थ्रू आ सकता है, डिफरेंट जगह से आ सकता है। किसी क्लास का मेंबर फंक्शन हो सकता है जो कि पब्लिक है, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने कोड में। सो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन वी कैन डिफाइन, हम लोग हर एक फंक्शन के बारे में देखेंगे अभी। सो फंक्शंस के पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर्स में हम जो कंटेंट पास करना चाहते हैं, जो पैरामीटर पास करना चाहते हैं, वी कैन डू इट वाया डिफरेंट मेथड, जैसे कि हम बाय वैल्यू पास करते हैं, बाय रेफरेंस पास कर सकते हो, और एक पॉइंटर भी पास कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स जो हैं जो हम एक फंक्शन में पास कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरलोडिंग के बारे में भी जानेंगे। सी प्लस प्लस अलाउज द फंक्शन ओवरलोडिंग। सो व्हाट डज फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स? फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स कि मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। सो ओवरऑल सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन का सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता है। बाय सिग्नेचर आई मीन्स कि रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन एंड पैरामीटर, ये तीन चीज़ें मिलके एक फंक्शन का सिग्नेचर बनाती है, और कोई भी दो ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता है जिसका कि सिग्नेचर सेम हो। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि तीसरा चीज़ जो कि पैरामीटर था उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल में चेंज करते हैं। अभी हम लोगों ने बात करा था इंटीजर एडिशन का, कि एक ऐड नाम का फंक्शन होगा जो कि दो वैल्यू को इनपुट लेगा एंड रिटर्न करेगा एडिशन ऑफ दोज टू नंबर्स। अब हम क्या कर सकते हैं कि वापस एक ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इंट ऐड, बट इस बार ये तीन वैल्यू को एज ए इनपुट लेगा, इंट ए कॉमा इंट बी एंड इंट सी, और रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। सो अब देख सकते हो कि दो ऐड फंक्शन हो चुका है, बट दोनों का रिटर्न टाइप भी सेम है, नाम भी सेम है, बट पैरामीटर इज डिफरेंट। सो दैट इज व्हाट फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स। सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स जंप इनटू दिस सबलाइम टेक्स्ट और कोड के जरिए समझते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल ऐड फंक्शन डिफाइन किया है। उस ऐड फंक्शन में दैट इज अ यूजर ब्लॉक। सो आई एम यूजिंग दैट फंक्शन 3 टाइम। द first time I am passing 2 3, second time 5 and -3, the third time I am passing 2 and -2. So let's run the code. So function C++ का ओवरव्यू हम लोगों ने लिया, और the first one is returning 5, the second one is 2 and the third one is 0, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था आ चुका है। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक एंड आपको कोड को भी सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे हमने ऐड का मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया, सेम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके हमारा आंसर आउटपुट में आ चुका है। द सेकेंड थिंग इज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो मैंने जैसा कि बताया कि फंक्शन सिग्नेचर कंटेंट्स ऑफ 3 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द रिटर्न टाइप, तो हियर रिटर्न टाइप इज इंटीजर। द सेकेंड थिंग इज द नेम ऑफ द फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज ऐड, एंड द थर्ड थिंग इज पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स यहाँ पे हमारे पास है इंट एक्स एंड इंट वाई। सो लेट्स ओवरलोड द फंक्शन। अब ओवरलोडिंग में क्या होगा कि हम लोग सब कुछ सेम रखेंगे, बस आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स में मैंने एक नया पैरामीटर्स ऐड कर दिया है एंड आई रीनेम्ड इट टू ABC। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, हमारा आउटपुट आ रहा है। सो कैसे ये काम कर रहा है, दैट दीज टू फंक्शंस आर नॉट सेम इन सिग्नेचर, इसलिए C++ इनको अलग ट्रीट कर रहा है। सो दैट्स ऑल। हम देखते हैं कि पैरामीटर्स को कैसे डिफरेंट तरीके से पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो इंट A, B एंड C है, व्हाट डज इट मीन कि वी आर पासिंग इट बाय वैल्यू। सो अब हम देखते हैं कि पासिंग बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय रेफरेंस में अंतर क्या होता है। सो थोड़ा सा मैंने कोड को रिफ्रेश किया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 लाइन से डिफाइन कर दिया ताकि आपको पता चल सके। आई विल बी अटैचिंग दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये कोड फाइंड कर सकते हो। सो मैंने थोड़ा सा छोटा सा किया है प्रोग्राम, दैट आई हैव डिफाइंड n एज अ 5, एंड पहला इसको मैं पास कर रहा हूँ पास बाय वैल्यू, एंड देन आई प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ n, कि आखिर वैल्यू क्या है आफ्टर कॉलिंग पास बाय वैल्यू,
एंड पास बाय रेफरेंस कॉल करने के बाद n का वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे बस आप जो चेंज देखोगे कि दैट वी आर पासिंग इट बाय वैल्यू एंड दिस इज हाउ वी पास समथिंग बाय रेफरेंस। So basically, by reference, how we can pass? We just use and symbol in the starting of the variable. तो ये जो parameter होगा ये by reference pass हो जाएगा हमारे पास. So this is the symbol how we pass the any value by reference. So let's run the program and see कि pass by value के बाद हमारा n का value क्या आता है and by reference के बाद हमारा value क्या आता है. I'm running the program. So after running it by values, हमारा value still it's 5, but by when we passed it by reference हमारा वैल्यू चेंज होके ये 6 हो चुका है। सो हम लोग फंक्शन के अंदर बस x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। जब हम बाय वैल्यू पास करते हैं तो एक कॉपी क्रिएट होता है। तो अगर जो कॉपी क्रिएट हुआ लाइक हेयर 1 कॉपी ऑफ n गॉट क्रिएटेड जिसका नाम x था और वो x प्लस प्लस हुआ, मतलब कि हमारे n पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो दैट्स वाई बाय वैल्यू जब हम लोगों ने पास किया तो n का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए वो एक कॉपी में परफॉर्म हुए। दिस वाज द कॉपी ऑफ n। बट जब हम लोग बाय रेफरेंस पास करते हैं तो जैसा कि मैंने रेफरेंस के बारे में बताया कि वो सेम एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा है, सेम वैल्यू ही कंटेन कर रहा है, बस उसके नाम डिफरेंट है। जैसे कि मेरा नाम अंसज है, सो समवन कैन कॉल मी अंसज, समवन कैन कॉल मी अमित, समवन कैन कॉल मी बाय एनी अदर नेम। सो बाय रेफरेंस मतलब कि सिर्फ नाम अलग है बट वैल्यू और जो कंटेंट है उसके पीछे के वो सेम है। सो जब आपने x को x प्लस प्लस किया तो n का वैल्यू भी चेंज हो गया बिकॉज x वाज द अनदर नेम ऑफ n। सो जब हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे वैल्यू हमारा 6 प्रिंट हुआ एंड पहले केस में हमारा वैल्यू 5 प्रिंट हुआ। दैट्स ऑल अबाउट फंक्शंस। सो आफ्टर फंक्शंस हम देखते हैं रिकर्सन्स के बारे में। सो बाय बुक अगर हम बात करें तो रिकर्सन इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। रिकर्सन इज नथिंग बट कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन इनसाइड द पेरेंट फंक्शन। सो बात करते हैं कि कोई एक फंक्शन है, उसी के अंदर अगर सेम फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। सो की कॉन्सेप्ट की बात करें रिकर्सन की, तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो चीज़ आपको जानने की जरूरत है रिकर्सन में दैट इज़ द बेस केस। तो बेस केस के मतलब ये हुआ दैट ओके वी आर कॉलिंग द फंक्शन अगेन एंड अगेन इन द पेरेंट फंक्शन, बट ये जो साइकिल है कहाँ ब्रेक करना है, व्हेन डू वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। सो ये हम लोग डिफाइन करते हैं हमारे बेस केस में। सो किसी भी फंक्शन के पहले अगर फंक्शन खुद को कॉल करने वाले हैं तो इन जनरल हम लोग फर्स्ट लाइन में बेस केस को लिखते हैं कि दैट इफ वी मीट दिस कंडीशन देयर इज नो नीड टू फर्दर कॉल द फंक्शन अगेन एंड अगेन, सो दैट इज साइकिल ऑफ रिकर्सन जो है ब्रेक हो सके। सो लेट्स सी, इसको कोड के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सो आई विल बी मॉडिफाइंग द सेम फाइल अगेन। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ऐड के बारे में, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस के बारे में, हम रिकर्सन के बारे में ही देखते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन को जस्ट छोटा सा मॉडिफाई करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि एक नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा आपको n एंड यू हैव टू रिटर्न द सम ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम 1 to n। क्लियर है? जैसे कि सपोज इफ आई एम गिविंग यू 1 you have to return 1. If I am giving you 2 you have to return 1 plus 2. If I am giving you 3 you have to return 1 plus 2 plus 3. If I am giving you n you have to return 1 plus 2 plus 3 plus 4 up till n. So इसको कैसे कर सकते हैं रिकर्सर की मदद से? तो बहुत ही सिंपल है। So I am defining again new function. Let's understand recursion. So मैं इस फंक्शन का नाम दूंगा add till n और मैं इसमें वैल्यू पास करूंगा n। सो सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये रिकर्सन ब्रेक कैसे होगा। सो ये रिकर्सन ब्रेक तब होगा जब कोई बेस केस को हिट करेगा। तो हमारे केस में बेस केस क्या होगा? हमारे केस में बेस केस है वैल्यू 1। सो अगर हमारा n जो है लेस देन इक्वल टू 1 है तो इन दैट केस वी जस्ट हैव टू रिटर्न n, राइट। सो जैसे कि 0 अगर कोई पास करता है तो क्या रिटर्न करना है? 0। अगर कोई 1 रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न करना है? 1। तो हमारा बेस केस हो गया 1। सो अगर इफ एंड
इट इज़ गिवन कि जो हमारा n का जो नंबर होगा n विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो इट इज़ गिवन कि n ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। सो हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर n जो है लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, इन दैट केस जस्ट रिटर्न n। उसके अलावा क्या डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट डू बी मीन। सो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट से चलते हैं n में अगर ऐड करेंगे n-1, फिर ऐड करेंगे n-2, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। सो दैट इज द रिकर्सिव अप्रोच दैट वी विल टू। सो बाई कोड कैसे लिख सकते हैं, वी कैन रिटर्न द वैल्यू एज n प्लस एट टिल n-1। सो हमने क्या किया कि जो हमारा जो इनिशियल प्रॉब्लम था कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम 1 to n, तो सेम एलिमेंट को हम लोगों ने क्या किया कि n से लेके हर एक एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं अप टिल 1। सो इट विल गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ ऐड टिल n। सो प्रॉब्लम सिंपल क्लियर है आपको, दैट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 से लेके n। तो इसको मैंने कैसे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है ताकि मैं रिकर्सन का यूज कर सकूँ फंक्शन में। सो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दैट वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट लाइक सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट टिल n विल बी इक्वल टू n प्लस वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट टिल n-1। कैन बी से इट, यस वी कैन से इट कि अगर 5 तक के सारे एलिमेंट का हमको सम चाहिए, सो वी कैन से कि 5 प्लस सारे एलिमेंट का सम टिल 4। ठीक है, वैसे ही रिकर्सिवली फंक्शन को खुद को ये कॉल करेगा एंड 4 व्हाट इट विल इट डू, 4 विल रिटर्न दैट 4 प्लस सम ऑफ ऑल द एलिमेंट टिल 3। सो सिमिलरली इट विल रिटर्न इन द लास्ट क्या होगा कि हाँ ये जो हमारा रिकर्सन होगा इट विल रिटर्न दिस सम ऑफ ऑल द एलिमेंट टिल n। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं 5 के लिए। सो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। सो इफ यू विल डू ऑल द सम, इसका जो सम है 15 आएगा। सो दिस इज हाउ रिकर्सन वर्क। डिफरेंट तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो डिफरेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में। सो देखेंगे इसके बारे में आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। एक एनालॉजी के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे मैं अगर आप ये डॉल्स की बात करोगे, नेस्टेड डॉल्स के बारे में, सो व्हाट हैपेंस कि एक बड़ा डॉल होता है, उसके अंदर एक छोटा डॉल, उसके अंदर एक छोटा डॉल, उसके अंदर एक छोटा डॉल, सबसे लास्ट में एक सबसे स्मॉलेस्ट डॉल मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है। सो दैट इज द बेस केस। सो हमारे रिकर्सन में वही बेस केस होता है कि उससे आगे नहीं जाना है, वी हैव टू ब्रेक द साइकिल। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, द बेस केस कैन बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट डॉल ऑफ दिस पिक्चर। सो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि फैक्टोरियल ऑफ n, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था सम ऑफ ऑल द एलिमेंट टिल n, फैक्टोरियल ऑफ n को भी सिंपली हम लोग कर सकते हैं कि अगर n 0 है तो बेस केस हो गया हमारा लेट्स रिटर्न 1, एक फैक्ट लाइक 0 फैक्टोरियल 1 होता है। एंड अगर n 0 नहीं है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड फॉर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम 1 to n। लाइक दैट्स ऑल फॉर रिकर्सन। बाकी आने वाले वीडियो में जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिकर्सन का यूज करके, देन द कॉन्सेप्ट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। सो हियर वी आर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल इन ऑर्गेनाइजिंग द कोड एंड इन्हांसिंग द रीयूजेबिलिटी। सो अगेन द OOPS concept is not only confined to the C++, ये अदर लैंग्वेजेज में भी इक्वली अप्लाई होते हैं। द कॉन्सेप्ट आर एग्जैक्टली सेम, बस लैंग्वेज टू लैंग्वेज स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है। सो द की कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो OOPS के ये ही 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको एक एक करके हम इन डेप्थ जानेंगे। So let's dive deeper into this concept using your one and only favorite coding channel, Coding Panda. Before moving forward in the OOPS concept, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो हमारे C++ में स्ट्रक्ट एंड क्लास में देयर इज ऑलवेज ए कन्फ्यूजन कि स्ट्रक्ट को कब यूज कर सकते हैं, क्लासेज को कब यूज कर सकते हैं, दोनों में आखिर अंतर क्या है। दोनों तो ऑब्जेक्ट्स ही है, दोनों में आखिर अंतर क्या है।
डिफिनेशन की बात करें तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट इनकैप्सुलेट्स डेटा एंड फंक्शंस। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक क्लास डिफाइन कर रहे हो, आप पार्टिकुलरली बताओ कि व्हाट आर द थिंग दैट आर डायरेक्टली एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास एंड क्या चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। सिमिलर अगर हम स्ट्रक्ट की बात करें तो स्ट्रक्ट भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हमारे सी प्लस प्लस पे। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्लास, बट इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस कंट्रोल होता है वह डिफरेंट होता है। वी विल टॉक मोर अबाउट जब हम इसको कोड में स्ट्रक्ट बना रहे होंगे, क्लास बना रहे होंगे। सो इसके बारे में हम मोर डिटेल्स में जानेंगे। पहले देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। सो एक्सेस मॉडिफायर्स आर ऑफ 3 काइंड। पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्टेड। पब्लिक, बाय पब्लिक वी मीन कि दिस इज एक्सेसिबल आउटसाइड योर क्लास और स्ट्रक्ट। तो अगर आप किसी भी मेथड, किसी भी वेरिएबल को अगर आप पब्लिक बनाते हो, किसी भी फंक्शन को आप पब्लिक बनाते हो, तो दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास और आउटसाइड द स्ट्रक्ट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में बिल्कुल अपोजिट है पब्लिक के। सो प्राइवेट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। सो क्लास के अंदर उसकी एक्सेसिबिलिटी है, बट यू कांट यूज आउटसाइड ऑफ योर क्लास। इसके बारे में भी इन डेप्थ देखते हैं जब हम अपने कोड कर रहे होंगे स्ट्रक्ट एंड क्लास को, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट के बारे में। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड, तो एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द क्लास या स्ट्रक्ट एंड डिराइव्ड क्लासेस। सो मतलब इसका ये है कि आइदर यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द क्लास एंड स्ट्रक्ट, जैसे कि प्राइवेट को आप एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक को एक्सेस कर सकते हो, एंड प्रोटेक्टेड को मतलब क्लास के विद इन यू कैन एक्सेस एनीथिंग, बट क्लास के बाहर अगर हम बात करें तो अगर पब्लिक की बात करें कि अगर कोई मेथड या वेरिएबल पब्लिक है, यू कैन डायरेक्टली यूज इट एनीवेयर, किसी भी फंक्शन में, किसी भी क्लास में, किसी भी स्ट्रक्ट में इसका आप यूज़ कर सकते हो। बट प्रोटेक्टेड में बस आप उसी क्लास में यूज कर पाओगे या उसी स्ट्रक्ट में यूज कर पाओगे जो कि डिराइव्ड है, जो कि एक चाइल्ड है आपके मेन क्लास का। सो चाइल्ड के बारे में हम लोग और बेहतरीन तरीके से जानेंगे इनहेरिटेंस में। अभी के लिए बस पब्लिक एंड प्राइवेट के बारे में देखते हैं, क्लास एंड स्ट्रक्ट के बारे में देखते हैं। तो लेट्स जंप ऑन कोड। सो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है student2, एंड देयर आई ट्राई टू असाइन रोल नंबर टू 1 एंड नेम टू फ्लाइंग पांडा। Any guesses कि when I will run this program what will happen? Any guess? Let's run this program. So हमारा यहाँ पे कंपाइलर एरर थ्रो कर रहा है that the roll number और the name that I'm trying to access is private और उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। So this is the main difference between struct and class कि struct में by default access modifier is public. By default access modifier is public, बट यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो होते हैं प्राइवेट। हाउ वी कैन मेक दिस रोल नंबर एंड नेम एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास? वी जस्ट हैव टू डिक्लेयर इट एज पब्लिक। सो लेट मी डिक्लेयर इट एज पब्लिक। अब अगर हम इसको रन करते हैं, लेट्स रन द प्रोग्राम। सो आफ्टर डिक्लेयरिंग इट पब्लिक, आप देख सकते हो कि हमारा जो रोल नंबर है एंड जो नेम है इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रक्ट एंड क्लास में मेन डिफरेंस क्या है एंड बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर स्ट्रक्ट के क्या होते हैं एंड क्लास के क्या होते हैं, हाउ वी कैन मेक एनीथिंग पब्लिक, हाउ वी कैन मेक एनीथिंग प्राइवेट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा स्ट्रक्ट वर्सेस क्लास के बारे में। सो जो हम लोगों ने पढ़ा, लेट्स अगेन समराइज इट। अगर हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की, तो क्लास में प्राइवेट होता है, स्ट्रक्ट में पब्लिक होता है। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट इनहेरिटेंस होगा क्लास में, स्ट्रक्ट में पब्लिक इनहेरिटेंस होगा। अगर हम यूज केस के बारे में बात करें तो क्लास इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप एंड बिहेवियर। सो जब हमारा यूज केस कॉम्प्लेक्स हो तो हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, टिपिकली यूज फॉर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्ट का यूज हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए करते हैं। सो जब भी आप कोई ट्री बना रहे होंगे या बाइनरी सर्च ट्री,
तो उन सब केसेस में वी कैन आइदर यूज क्लास एंड स्ट्रक्ट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आइडिया हो कि क्लास आखिर यूज कैसे करते हैं, व्हाट आर द सिंटेक्स, स्ट्रक्ट कैसे यूज करते हैं, उसके सिंटेक्स क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द नेक्स्ट टॉपिक इज इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें तो इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट अ प्रैक्टिस ऑफ बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि डेटा का जो पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में देखा, तो दैट इज ऑल्सो एन इनकैप्सुलेशन, जहाँ पे आप बताते हो कि कौन सी चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए, ताकि आपके सेंसिटिव डेटा को कोई, अगर कोई सेंसिटिव डेटा है एंड यू डोंट वांट कि ये डेटा आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस हो सके, तो उस केस में आप इनकैप्सुलेशन का यूज़ कर सकते हो और कुछ मेथड प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लास के अंदर, जिसके जरिए अगर उस डेटा के साथ कोई डील करना चाहे तो डील कर सकता है, बट नो वन कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट डेटा। सो दिस इज हाउ इनकैप्सुलेशन वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इसके बारे में इन डेप्थ जानोगे जब आप कोई बड़ा कोड लिख रहे होगे। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट, इनकैप्सुलेशन का बहुत ज़्यादा यूज आएगा। आफ्टर इनकैप्सुलेशन, लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज द वाइडली यूज्ड concept of OOPS. It allows you to inherit the properties और बिहेवियर। अब प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं डेटा मेंबर्स या फंक्शंस जो कि आप कोई बेस क्लास से ड्राइव करते हो। तो व्हाट इज द नोमेनक्लेचर, कि जिस क्लास से आप ड्राइव करते हो दैट इज कॉल्ड बेस क्लास, एंड द वेयर यू आर इनहेरिटिंग इज दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। कभी कभी इसको हम टर्मिनोलॉजी में पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। द पेरेंट वन विच इज द बेस क्लास, एंड जहाँ पे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई एक चाइल्ड अपने पेरेंट का प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, वैसे ही एक चाइल्ड क्लास और सब क्लास अपने पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। सो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस मीन। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस, द अनदर वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास जो ड्राइव क्लास होगा सिर्फ एक सिंपल बेस क्लास से ड्राइव हो रहा होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दैट द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लासेस। सो C++ इज वन ऑफ द लैंग्वेज जहाँ पे ये अलाउड है आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना। अगर हम जावा की बात करें तो देयर मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। देखते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस विल नॉट बी वाइडली यूज्ड। मतलब मोस्टली व्हाट यू विल डू कि लाइक सपोज क्लास ए है, क्लास बी में आप क्लास ए यूज़ कर रहे होंगे, एंड अगर सपोज फर्दर आपको इन्हांस करना है तो क्लास बी को आप इनहेरिट करके सारे प्रॉपर्टी जो ए एंड बी के है, दोनों का प्रॉपर्टी आप क्लास सी में ले रहे होंगे। तो हॉरिजेंटल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है, उसका थोड़ा कम यूटिलाइजेशन है एज कम्पेयर टू सिंगल इनहेरिटेंस। तो देखते हैं हाउ कैन बी यूज इनहेरिटेंस। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एनिमल क्लास डिफाइन किया जिसमें कि दो प्राइवेट वेरिएबल्स है। द फर्स्ट वन इज साउंड एंड द सेकेंड इज एज। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो पब्लिक मेथड्स डिफाइन किए हैं, दो पब्लिक फंक्शन डिफाइन किए हैं विच कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड योर क्लास, और इससे आप गेट एज एंड सेट एज कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि दीज थिंग्स आर इन बंडल, तो इसको हम बोल कर सकते हैं कि इनकैप्सुलेटेड है। मतलब कि नो वन इज डायरेक्टली एक्सेसिंग द एज। किसी को अगर एज को एक्सेस करना है, दे हैव टू यूज द पब्लिक मेथड्स और द पब्लिक फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द क्लास, बट दे कांट डायरेक्टली एक्सेस द एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक डॉग एनिमल का क्लास बनाया है, सेट एज किया है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने गेट एज किया है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी कि व्हाट विल बी द आउटपुट। सो जैसा कि मैंने बताया कि इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि वी इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास और द बेस क्लास। तो एक एनिमल का ही हम लोग बनाते हैं इनहेरिटेंस। सो इफ यू विल कम हियर यू विल सी दैट द क्लास पांडा इज इनहेरिटिंग एनिमल। एनिमल को इनहेरिट कर रहा है हमारा क्लास पांडा और पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। सो
दिस इज हाउ वी यूज टू राइट द कोड कि क्लास पांडा कॉलन public animal. So what will it will do? It will inherit all the variables, all the methods which are public in the animal. So सबको ये एक्सेस कर पाएगा जो कि पब्लिक है और जो प्रोटेक्टेड है. तो प्रोटेक्टेड की बात मैंने करी थी बट प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने बताया नहीं था. तो अगर कोई डिराइव्ड क्लास है तो वो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड वैल्यूज़ का डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. तो लेट्स सी प्रोटेक्टेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल सी दैट हाउ दिस क्लास इंटरेक्ट्स. ठीक है, अब हम एक बनाते हैं क्लास जिसका नाम एज इट वाज देयर, लेट्स टेक इज पांडा पब्लिक एनिमल. अब क्या करते हैं कि पांडा का अभी कुछ प्रॉपर्टी रख लेते हैं. ठीक है, प्राइवेट, लेट्स मेक एवरीथिंग पब्लिक. पब्लिक इसका खुद का एक प्रॉपर्टी है दैट इज कलर. अब मैं क्या करना चाहता हूं कि दैट आई ट्राई टू डिफाइन अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल. सो लेट्स से एनी प्रोटेक्टेड वेरिएबल, एनिमल में प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या हो सकता है? लेक्स. बाय डिफॉल्ट जो लेक्स होगा. अब सो यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या किया है कि एक पांडा क्लास बनाया है जो कि एनिमल को इनहेरिट कर रहा है. अब एनिमल में मैंने एक छोटा सा चेंज किया है कि मैंने यहाँ पे एक लेक्स रखा है जो कि प्रोटेक्टेड इंट है, जो कि नंबर ऑफ लेग्स को डिटरमाइन करता है. सो अगर यहाँ पे बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक अदर प्रॉपर्टी भी डिफाइन किया है पांडा का जो कि कलर होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्टली लेग्स को एक्सेस करके इसको इन के वैल्यू के बराबर पुट करना चाहता हूँ. लेग्स तो यहाँ है, लेग्स तो पांडा के अंदर डिफाइन ही नहीं है. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देन आई एम रिटर्निंग द लेग्स, आई एम डायरेक्टली trying to access this legs and trying to return it. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि what I did कि एक हमने पांडा का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को हमने लेग्स डिफाइन किए 2. पांडा हैज़ 2, पांडा के पास 2 लेग्स एंड 2 हाथ होते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. तो 2 लेग्स मैंने डिफाइन किया, एज डिफाइन किया 8 को. अब सेट एज फंक्शन भी देर इट इज नॉट डिफाइंड अंडर द पांडा. पांडा के अंदर सेट एज फंक्शन डिफाइन नहीं है बट स्टिल आई यूज्ड इट. सो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी कि व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन. आई विल एक्सप्लेन. सो लेट्स रन द प्रोग्राम. सो यहाँ पे क्या है कि एज ऑफ द पांडा यू कैन सी इज 8. ओके, माय फॉल्ट, रनिंग अगेन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज ऑफ द पांडा इज 8 एंड नंबर ऑफ लेग्स इज 2. तो ये कैसे काम हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं सेट लेग्स की. सेट लेग्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये लेग्स को एक्सेस कर पाया क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल था एंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड द डिराइव्ड क्लासेस. तो डायरेक्टली एक्सेस हो गया, नो प्रॉब्लम. दूसरी बात करते हैं कि जब हमने सेट एज किया तो सेट एज जो एक पब्लिक मेथड था हमारे बेस क्लास में, वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाया है सेट एज एंड गेट एज को पांडा के अंदर क्योंकि इट इज डायरेक्टली इनहेरिटिंग दिस मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास. ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हेन वी विल ट्राई टू एक्सेस एनी अदर थिंग्स, कि अगर हम बात करते हैं कि हम इफ यू विल ट्राई टू एक्सेस द साउंड. ओके, सो लेट्स ट्राई टू एक्सेस p dot, I'm just putting it like this. I'm trying to access the p dot sound. ठीक है, let me run the program. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो it is saying that declared private है, प्राइवेट डिक्लेयर है और आप पांडा के अंदर साउंड को एक्सेस नहीं कर सकते हो. सो यहाँ पे आप क्लियर हो चुका है एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, प्रोटेक्टेड पब्लिक एंड प्राइवेट में अंतर क्या होता है. यहाँ पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं इनहेरिटेंस के बारे में. आफ्टर इनहेरिटेंस लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड जो कि कॉल होगा जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, तो कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड.
सो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि जब हमने एनिमल डॉग बनाया, सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, इट्स नॉट लाइक कि always default constructor will be called, it will depend upon the parameter that you are passing. Like if you will pass the sound, this constructor will be called, and if you will pass sound, age and legs, this third constructor will be called. So क्योंकि डिफरेंट तीन कंस्ट्रक्टर आपके पास आ गया, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में जाना था, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि दैट फंक्शन विल बी हैविंग द सेम नेम होगा बट उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ऐसे ही हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखते हैं सबसे पहले एनिमल डॉग क्या होगा, कैसे किस सीक्वेंस में क्रिएट होगा, ठीक है। तो set as and get as, let me copy it from here. So I am running the program. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सबसे पहले कॉल हुआ, तो ये लाइन जो है कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन कॉल दीज कंस्ट्रक्टर्स। सो एक तरीका और होता है कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने पहले एनिमल डॉग बनाया था, वो एनिमल डॉग जो है स्टैक में बनता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एनी वेरिएबल दैट यू डिफाइन इन सी प्लस प्लस इट गेट क्रिएटेड इनटू स्टैक। बट अब दूसरा एक तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का, हीप मेमोरी एलोकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इट विल बी क्रिएटेड इनटू हीप। अब मैं क्या करता हूँ, लेट ट्राई टू प्रिंट एट, ओके। सो अगर किसी पॉइंटर के वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग डॉट का यूज ना करके हम लोग यूज करते हैं एरो का। दिस एरो सिंबल इज यूज टू एक्सेस एनी डेटा और मेथड ऑफ द वैल्यू असाइंड इन द हीप बाय पॉइंटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैट विल बी स्टोर्ड इनटू द हीप। अगर आप इसको कैट को के डेटा को या फंक्शन को एक्सेस करना है तो आपको एरो ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, यू कांट यूज डॉट ऑपरेटर। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैक मेमोरी एलोकेशन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट सेट करके जो हम लोगों ने किया था, तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया था। बट यहाँ पे आप डॉट का यूज ना करके आपको करना होगा एरो ऑपरेटर का यूज। सो लेट्स ट्राई टू गेट द साउंड। I'm running the program। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरे केस में एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड प्रिंट नहीं हुआ, जबकि हमने कैट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड भी है प्रिंटेड इट इनसाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट यहाँ पे वो बाहर रीडन कंस्ट्रक्टर का कॉल हुआ है साउंड के लिए। सो दैट इज वाई हमारा एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कॉल नहीं हुआ। सो लेट्स ट्राई टू पिट समथिंग लाइक दिस हियर। सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ साउंड। अब हम चला के देखते हैं कि क्या कौन होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है बट विथ साउंड क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर एज द नेम सजेस्ट कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। दिस इज हाउ वी यूज टू डिफाइन डिस्ट्रक्टर। सो अगर हम कुछ चाहते हैं लाइक कोई मेमोरी फ्री करना है, कुछ जैसे कि अगर हीप मेमोरी की बात करते हो तो हीप मेमोरी जब भी आप एलोकेट करते हो तो आपको प्रोग्रामेटिकली उसको फ्री करना पड़ता है। स्टैक मेमोरी के बाद ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है, बट हीप मेमोरी आपको फ्री करना पड़ता है। सो डिस्ट्रक्टर का स्टार्टिंग जो होता है ये टिल्डे सिंबल से होता है, एंड आफ्टर दैट वी नेम इट एज एग्जैक्टली सेम एज द क्लास नेम, और यहाँ पे हम बोलते हैं डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ इसको करके। लाइक सपोज करते हैं कि वाट एवर विच आर इनसाइड दिस करली ब्रेसेस के एंड होने पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम डिस्ट्रॉइंग इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी आउट बैकस्लैश m। अब वापस से मैं कैट के लिए करता हूँ। मैंने बताया था कि कैट में अगर आप इसके बाहर जाओगे, मतलब कैट क्योंकि आपने हीप मेमोरी एलोकेट किया है तो हीप मेमोरी कांट बी
destroyed even after you are going outside the braces. So यहाँ पे cat जो है destroy नहीं हुआ होगा, तो I am just saying that cat is not destroyed. आई एम ट्राइंग टू रन दिस प्रोग्राम। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। पहले हुआ कि एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डॉग के लिए। आफ्टर दैट उसका एज प्रिंट हुआ डॉग का 5। उसके बाद एनिमल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ एंड डॉग जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो डॉग डिस्ट्रॉय सक्सेसफुल हो चुका है, तो ये हम लोगों ने प्रिंट किया। उससे पहले ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट यही अगर कैट की बात करें तो कैट में क्या होता है कि एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, म्याऊ प्रिंट हुआ है, बट अभी तक कैट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बिकॉज इट वाज एलोकेटेड इन हीप। तो आपको प्रोग्रामेटिकली इसको क्लियर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्लियर द मेमोरी। सो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन आवर डिस्ट्रक्टर कि अगर डिस्ट्रक्टर में बात करें कि अगर कुछ हीप मेमोरी एलोकेट किया है आपने कोड में, तो उसको आप डिस्ट्रक्टर में फ्री करते हो। दैट इज व्हाट डिस्ट्रक्टर यूज्ड फॉर। there is simple command you can use it free and followed by the pointer name, it will free you the memory। तो जैसा कि मैंने बताया कि हीप मेमोरी जो है आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, तो दैट इज व्हाट द डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर कि कुछ भी आपको ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है जो आप अभी फिर डिस्ट्रॉय होने पे परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक कोई हीप मेमोरी क्लियर करना है या कुछ भी करना हो, दैट यू वांट टू डू इट एट द लास्ट ऑफ द लाइक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, वो आप डिस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हो। So this is the symbol that how we can delete it from, like how we can clear the heap memory. So I have defined another object called lion, and this time I used delete lion. It will destroy the lion from the, like it will delete the lion from the heap. So I am trying to execute this program. So here if we will see the animal object is created again, roar is the sound of the lion, after that animal object got destroyed। जैसे ही delete का line execute हुआ हमारा एनिमल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, लायन गॉट डिस्ट्रॉयड। दिस इज हाउ हम लोगों ने सीखा कंस्ट्रक्टर का यूज करना, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना और डिस्ट्रक्टर का यूज करना। सो आगे बढ़ते हैं अब इनहेरिटेंस के बाद पॉलीमॉर्फिज्म की ओर। So polymorphism, at the name suggests that polymorphism means many forms and enables a single function method or operator to work on different base depending upon the data or object involved। So polymorphism का मतलब होता है कि many form, तो नाम सिमिलर होगा बट काम डिफरेंट होगा। लाइक यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि हम भी वर्चुअल मेथड का यूज किया है कॉल्ड सो, विच इज प्रिंटिंग एनिमल। पांडा के अंदर भी एक सो नाम का मेथड है विच इज प्रिंटिंग पांडा। यहाँ पे वर्चुअल करने का मतलब ये है कि पेरेंट अलाउ कर रहा है चाइल्ड को इसको ओवरराइड करने के लिए। सो जो पहला सो है जो कि एनिमल के अंदर है, इट गॉट ओवररिडन बाय द सो फंक्शन विच इज इनसाइड द पांडा। पांडा क्लास के अंदर जो सो फंक्शन है वो ओवरराइड कर रहा है ऊपर वाले को। सो ऑल्दो नेम इज एग्जैक्टली सेम बट दोनों के काम अलग तरीके से हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। तो अब तक हम लोगों ने देखा था ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग फंक्शन का किया हम लोगों ने, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर का किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे बात करते हैं ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग मतलब कि एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर है बट यहाँ पे दोनों एक अलग परफॉर्म कर रहा है। जो पेरेंट क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया उसको ओवरराइड कर दिया हमारे चाइल्ड क्लास ने और डिराइव्ड क्लास ने। सो दिस इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म मींस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, स्टैटिक बाइंडिंग। सो जितना भी अभी हम लोगों ने बात किया ओवरलोडिंग का, तो चाहे इट इज फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, आपको ये कंपाइलर अगर आपने कुछ सिंबल वाइज इशू कर दिया तो कंपाइलर विल गिव यू एन इशू कि आपने जो कोड लिखा है उसमें गलत है। सो दीज आर स्टैटिक बाइंडिंग। सो यू विल गेट द एरर बाय द कंपाइलर इन द कंपाइल टाइप। बट जो ओवरराइड करने की बात करी हमने कि जो वर्चुअल मेथड डिफाइन किया था उसको हमने डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड किया। ओवरराइड हैपेंस ड्यूरिंग द रन टाइम। सो इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक बाइंडिंग। So these are the two different kind of polymorphism। The first is compile time polymorphism जिसमें हम लोगों ने अभी जाना ओवरलोडिंग के बारे में। दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा ओवरराइडिंग के बारे में। ओवरलोडिंग में हमारा सिग्नेचर सेम नहीं होगा, ओवरराइडिंग में सिग्नेचर भी सेम होगा
बट जो बिहेवियर होगा प्रीवियस बिहेवियर विल बी ओवर रिडन बाय द करंट बिहेवियर। सो आई होप पॉलीमॉर्फिज्म के दोनों टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्शन की ओर। अब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेसेस को बनाते कब हैं, जब हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो बेस क्लास हो उसमें इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडेड हो। इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग मैंडेटरी करें हमारे डिराइव्ड क्लासेस के लिए कि इफ यू आर ड्राइविंग लाइक इफ यू आर implementing the interface or if you are deriving the base class, you must have to implement this method। इसको हम लोग C++ में प्योर वर्चुअल फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इसका जो सिंटेक्स होता है वर्चुअल वायर्ड बिहेवियर इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो मीन्स कि कोई भी ऐसा क्लास डिराइव्ड क्लास जो कि इस बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा, दैट क्लास मस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट दिस बिहेवियर। वर्चुअल के बारे में हम लोगों ने जाना। वर्चुअल में आई एम गोइंग बैक अगेन टू शो यू। सो वर्चुअल के बारे में जब हम लोगों ने बात करी तो यहाँ पे क्या था कि सो के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल था एंड उसको ओवर राइड कर रहा था हमारा पांडा क्लास। बट इन दिस केस ऑफ अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिहेवियर क्लास जो है वर्चुअल के साथ इक्वल्स टू जीरो है। देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन रिटन इन द क्लास। मतलब पुराने वाले केस में हमारे पास ये ऑप्शन था आइदर वी वांट टू ओवरराइड और नॉट। इफ नॉट, नो नीड टू वरी, द पेरेंट क्लास बिहेवियर विल बी यूज्ड। बट अब अब्स्ट्रैक्ट या प्योर वर्चुअल मेथड की बात करें तो यू मस्ट हैव टू implement this method in your derived class. There is no option. So this is called pure virtual method. So इसके बारे में आप in detail पढ़ सकते हो। I will be attaching few references in the description of the video. So इसके बारे में आप in depth पढ़ सकते हैं। बाकी बात करें अगर abstraction की तो आप इसका कोडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा यूज नहीं कर रहे होगे। इट विल बी मेनली यूजफुल ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। हम लोगों ने बात करी आज इनकैप्सुलेशन की, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अब्स्ट्रैक्शन की। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। आप इसके बारे में इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आई विल बी अटैचिंग वन ऑफ माई गिटहब लिंक जहाँ पे एडवांस C++ के बारे में मैंने डिस्कस करा है। मैंने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को बहुत ही इन डेप्थ एग्जाम्पल के साथ लिखा है। सो आई विल बी अटैचिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शंस। आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको हमारा रिपोजिटरी पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू स्टार इट। अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। सो लास्ट टॉपिक है दैट हाउ टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम योर C++। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने आईडी में एडिटिंग मोड में अपना आप कोड को C++ में लिखोगे। आफ्टर दैट क्या होगा? आफ्टर दैट प्री प्रोसेसर हैंडल्स डायरेक्टिव्स एंड प्रिपेयर कोड फॉर कंपाइलर। अब कंपाइलर के लिए हमारा प्री प्रोसेसर काम करके कोड को कंपाइलर को देगा। आफ्टर दैट कंपाइलर का काम क्या होगा कि द कंपाइलर ट्रांसलेट C++ कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो ये .obj फॉर्मेट में एक आउटपुट क्रिएट करके देगा। ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा? असेंबलर विल कम इनटू द पिक्चर। असेंबलर एज द नेम सजेस्ट इज ट्राई टू कन्वर्ट्स द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। अब हमारा मशीन जो है वो काम करता है मशीन कोड पे। सो असेंबलर का जो जॉब होगा, इट्स जॉब इज टू कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू द मशीन कोड। सो मशीन कोड में हमारा जब कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप लिंकर विल कम इनटू द पिक्चर। इट विल कंबाइन द ऑब्जेक्ट लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल, कुछ भी अगर लिंकिंग हो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में। सो दीज ऑल थिंग्स विल हैपन लाइक दीज ऑल थिंग्स विल बी परफॉर्म बाय द लिंकर, कंबाइन द ऑब्जेक्ट फाइल एंड रिजॉल्व रेफरेंसेज, प्रोड्यूसेस अ exe फाइल .exe फाइल। सो लिंकर का काम होगा हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक जगह कंबाइन करना, लिंक करना और exe फाइल को क्रिएट करना। Linker will come into the picture to combine the .obj files and make it an executable file.
अब आप बात करते हैं कि अगर कोई लिंकिंग में दिक्कत है, लाइक सपोज करते हैं कि हमने एक सी प्लस प्लस फाइल में ऐसा कुछ बताया था कि उसको फाइल 2 में मिलेगा वो, बट फाइल 2 में वो मौजूद नहीं है, तो कंपाइलर विल नॉट गिव यू एन इशू, असेंबलर विल नॉट गिव यू एन इशू, बट लिंकर वहां पे आपको इशू दे देगा। इशू लिंकर विल टेल दैट द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू लिंक is not there, like it's not present, or any kind of problem which can happen during the linking of the obj files, any kind of errors which can happen will be thrown by linker। सबसे लास्ट पे हम लोग क्या बात करते हैं, डिबगर की। अब जब हमारा लिंकिंग सब कुछ exe फाइल बन चुका है, अब हम बात कर सकते हैं डिबगर की, जहाँ पे आप फिर से वो डिबगर will assist you to identify the potential bugs or issue in your code, and again the cycle repeats कि उसके बाद वापस से अगर आपको कोई इशू मिलता है डिबगर में, you will again make the code change, again it will go to the preprocessor, compiler, assembler, linker, बन गया exe फाइल। अगर फिर से कुछ इशू आता है तो the cycle will go on go on go on, and at last जो आप अपने क्लाइंट को दोगे that you will give .exe फाइल, ताकि वो आपका जो प्रोग्राम है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सके। अगर आप देखना चाहते हो कि .exe फाइल कैसे दिखता है, तो लेट मी शो यू। सो दिस इज माय कोड डायरेक्टली। इफ यू विल सी कि एवरी प्रोग्राम हैज टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज सोर्स फाइल, जो कि C++ का सोर्स फाइल है, एंड द सेकेंड थिंग इज एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन यहाँ पे जो है हमारा exe है। अगर इफ यू विल ट्राई टू सी द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेशन, इट विल बी ए .exe फाइल। मतलब कि क्या हो रहा है कि हमारा exe फाइल हर एक फाइल के लिए exe फाइल क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पे .obj नहीं है, .obj is getting created somewhere else, and final output you can see that .exe file is getting created. So this is how it works कि आप कोड लिखते हो, कोड प्रीप्रोसेसर के पास जाता है, कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, असेंबलर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट लिंकर इसको एक जगह पे कंबाइन करके एक .exe फाइल में बनाता है, एंड डिबगर का आप हेल्प ले सकते हो उसको डिबग करने में, एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्टिंग योर कोड। So this is the behind the scene when you run a C++ code. So that's all about creating an executable file. अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक्स के लास्ट पे। हम लोगों ने कवर कर लिया C++ completely from basic of the C++ till advanced OOPS concept। सब कुछ हमने इन डेप्थ कवर किया। अगर आप मोर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो C++ references, and there are many websites जिसका कि आप यूज कर सकते हो to gain more insights or more knowledge on C++. Let's quickly recap what we learned. Why C++, basic C++ OOPS concept, data types, conditional loops, functions, recursions, pointer, references, class versus struct, सब कुछ को हमने इन डेप्थ पे जाना। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज अपने C++ फ्रॉम बेसिक की हाउ टू टेक द इनपुट टिल OOPS कॉन्सेप्ट सब कुछ इन डेप्थ में कवर किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल रहा हो। आने वाले वीडियो में वी विल बी कवरिंग दी C++ STLs। STL बोले तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो हम पढ़ेंगे कंटेनर्स के बारे में, द डिफरेंट ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म ऑन इट, कब किस STL का यूज करना है, कैसे STL का यूज करके हम अपना टाइम और एनर्जी दोनों बचा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद कोडिंग पांडा। डू हिट द सब्सक्राइब बटन। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्साइटिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।